ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਵਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਪਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਲਿਮਟਿਡ। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ है। स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस 1993 में स्टार्ट हुआ था और एक बहुत छोटी सी अकेली 2 एम्प्लॉइज़ की एक पार्टनरशिप फर्म थी और प्राइमरीली शुगर इंडस्ट्री में स्प्रे नोजल्स बनाने की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो मैंने कॉलेज से आने के बाद इमीडिएटली शुरू करी थी लगभग 1 साल के अंदर। जी, सो कैसे ये जर्नी आगे गई, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, और विज़न क्या था इसके पीछे। सिर्फ शुरुआत से ही, क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, तो शुरुआत से ही मेरा फोकस था कि खेती में कैसे एनर्जी साथ साथ प्रोड्यूस करी जाए। उस ज़माने में ये था कि खेती के जो क्रॉप रेजिड्यूज़ हैं, जो कि नॉन फूड पोर्शन है हर क्रॉप का, उसको कैसे उससे बिजली बनाई जाए। क्योंकि उस ज़माने में ना तो सोलर था और हर एक जना यही कहता था कि भाई ट्रैक्टर और बोरवेल है और ये सारे जो काम हैं इसमें एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाएं क्रॉप रेजिड्यूज से, जिससे कि जो है ना इनकम जो है फार्मिंग में बढ़ जाए। ये हमारे प्रोफेसर्स भी कहते थे कि ये एक सपना है कि आप खेती से एनर्जी नहीं पैदा कर सकते। वो ये कहते थे कि भाई एनर्जी खेती में इतनी लगती है कि जो क्रॉप आउटपुट होता है उसकी एनर्जी जो इनपुट एनर्जी से कहीं ज़्यादा लगती है। तो वही चीज़ को मैंने स्टडी करना शुरू कर दिया तभी से ही कि भाई पूरी हर चीज़ को मैं एनर्जी के टर्म्स में ही कैलकुलेट करता हूँ। मतलब आप तो अक्सर सोचते हो कि बिजली 1 रुपये किलोवाट या 10 रुपये किलोवाट है, मैं चीनी भी किलोवाट के टर्म में ही तोलता हूँ, मैं क्रॉप रेजिड्यूज़ को भी किलोवाट के टर्म में तोलता हूँ। सभी चीज़ें जो है ना ये एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट में ही देखता हूँ। तो कुछ लोग वजन देख के सोचते हैं, मैं किलोवाट देख के सोचता हूँ कि एनर्जी का कहाँ पे एनर्जी महंगी बिक रही है, कहाँ पे एनर्जी सस्ती बिक रही है। तो अगर हम किसानों का, जैसे एक क्रॉप कहते हैं कि गन्ना किसान पैदा कर रहे हैं, तो गन्ने की एनर्जी के टर्म में गन्ने की क्या कीमत है। तो अगर गन्ने की कीमत को मैं मानूँ कि 4000 रुपये पर टन है, तो गन्ने का वजन और क्रॉप रेजिड्यूज उन सब का एनर्जी कंटेंट देखते हैं तो लगभग 2000 किलोवाट है। तो किसान इन टर्म्स ऑफ किलोवाट गन्ना बेच रहा है 2 रुपये किलोवाट। जी, तो 2 रुपये किलोवाट तो बहुत सस्ता है, बिजली 10 रुपये किलोवाट है, गन्ना 2 रुपये किलोवाट है। तो इसका मतलब गन्ना बिजली के मुकाबले 5 गुना डिस्काउंट पे बिक रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सपना देखना और उस तो बाद फिर उस सपने ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੰਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ। 8 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਅਗਰ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ पॉसिबल। देखिए, जो होते हैं ना पेरेंट्स, उनकी एक सोच होती है कि वो अपने जो प्रजा है या अपने लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए सोच है कि भाई किसानों की इनकम डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए। वो रास्ता दिखा रहा है कि भाई मुझे किसान के लिए कुछ करना है जिससे कि एग्रीकल्चर की इनकम बढ़े। अब ये जो इसको इम्प्लीमेंट करने का जो दायित्व है वो हमारे जैसे इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट इन सब लोगों का है कि वो सोच को जितना वो सोच रहे हैं उससे भी कहीं आगे ले जाए। तो वो उस नज़रिए से मैं देखता हूँ कि भाई उनका कहने का मतलब है कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे डबल करें। मैं कहता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी डबल ही नहीं हो सकती, 10 गुनी हो सकती है, 100 गुनी भी हो सकती है। लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि कैसे होगा, और केवल क्या एक रास्ते से होगा। आज जो है हम लोग देखते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन जो कि कभी 16 रुपये मिनट के हिसाब से हम पैसे देते थे,
अगर आज परचेज आज हम जो है इंडेक्सिंग करें इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग के हिसाब से, तो 16 को भी हमें 6 गुना और बढ़ाना पड़ेगा। तो 100 रुपये मिनट हम लोग मोबाइल फ़ोन की बिल दिया करते थे और अभी फ्री का है। जी। तो ऐसा है कि हमें ये देखना है कि इंडिया को हमें फार्मर की इनकम बढ़ानी है बाय मेकिंग मेनी थिंग्स अराउंड एग्रीकल्चर। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हमने गेहूं पैदा कर लिया तो इनकम हो गई। गेहूं के साथ जो उसका क्रॉप वेस्ट है उससे प्रोडक्ट बनाएं, उससे प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा वैल्यू का बनेगा तो इनकम बढ़ेगी। कैसे हम जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिसाइकिल करें, कैसे हम खेती में जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है और आने वाले टाइम में ह्यूमन जो फैक्टर है उसको कैसे करें। तो बहुत सारी चीज़ें मिला के ही ये जो है अब आगे की खेती होगी। अब केवल खेती नहीं होगी, ये केवल मोबाइल फ़ोन जैसे नहीं होता ऐसे ही केवल खेती नहीं होगी, और खेती अकेले नहीं होगी, जो कि एक और सोच रही है हमारी सरकार की कि खेती को इकट्ठे मिलके किया जाए। जब तक कि इकट्ठे मिलके नहीं करेंगे तब तक खेती नहीं हो सकती। ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2 ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ 10 ਗੁਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਵਾਟਰ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ फर्टिलाइजर भी तैयार कर सकते, किस तरीके का कुछ काम हो सकता है? देखिए, पानी हिंदुस्तान की या किसी भी देश की जड़ है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। खेती के लिए पानी चाहिए, शहर को पानी चाहिए, मगर हम पानी को रिसाइकिल कर सकते हैं। जी। पानी लिया, बारिश तो हमारे देश में लिमिटेड ही पड़ती है और हमारा देश गर्म है। अगर हम देखते हैं कि यूरोप का एवरेज रेनफॉल और इंडिया का एवरेज रेनफॉल, तो हमारा और यूरोप का बराबर है, मगर यूरोप में कोई पानी की कमी नहीं है, मगर हमारे देश में कमी है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर यूरोप में सिर्फ अच्छा मौसम सिर्फ 3 महीने रहता है, 4 महीने रहता है। हमारा अच्छा मौसम सारे साल रहता है, तो हमारी क्रॉप भी 3 गुनी पैदा होती है। वहाँ 1 क्रॉप पैदा होती है, यहाँ 3 क्रॉप पैदा होती है, तो पानी की रिक्वायरमेंट भी 3 गुनी है। तो हमको पानी बचाना है, और पानी बचाने का तरीका ये है कि पानी का डिस्चार्ज मत करो, तो रिसाइकिल करते हो। तो ये जो तरीका है ये बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। जी। मुश्किल है हमारी सोच कि ये हमने डिसाइड करना है आज कि अब हमने पानी का वेस्टेज नहीं करना। ये वाली सोच, आज एक हम चंडीगढ़ शहर में बैठे हैं, हम चाहें तो इस शहर में बाहर से एक बूंद भी पानी ना लाए तो भी ये शहर चल सकता है और आज से अच्छा चलेगा, मगर ये सोच कौन लेके आएगा? वो सोच की प्रॉब्लम है। आज जो है हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी को लीड कर रहे हैं, मगर बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान से पैदा नहीं हो रही हैं, मगर उनके लीडर हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ हमारे माहौल में कमी है, क्योंकि सोच नहीं रहे हम लोग कि यार ये मुश्किल काम है, ये करना है। तो वो सोच जिस दिन आ जाएगी, मुझे तो लगता है बड़ा काम आसान है। पूरे किसी भी शहर को बाहर से पानी लाने की ज़रूरत नहीं है, इंडस्ट्री को भी नहीं और शहर को भी नहीं, गांव को भी नहीं, बिल्डिंग को भी नहीं। लेकिन उसके लिए सोच जिस दिन स्टार्ट हो जाएगी, हम में तो ये सोच आ चुकी है और हम उस काम में लग चुके हैं। ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਇਹ ਸੋਚ ਲਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्रॉफिटेबल तरीके ਦੇ ਨਾਲ किसानों वास्ते कुछ कर रहे होइए, ऐसे कोई सक्सेस स्टोरी ਤੁਹਾਡੀ नज़र? देखिए, कई बार लोग मेरे से पूछते हैं सर बायोमास तो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। कहाँ यूज़ कर रहे हैं साहब? बायोमास हम जला रहे हैं बॉयलर के अंदर, जी। उससे बिजली बना रहे हैं। तो ये देखिए, बायोमास का यूज़ अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से हुआ है। अगर हड़प्पा सभ्यता को भी जाके हम देखते हैं तो वहाँ पे भी घरों के अंदर प्रोविजन था क्रॉप रेजिड्यूज को रखने का, और वहाँ जंगल नहीं थे शायद उस जमाने में, तो वो क्रॉप रेजिड्यू से ही खाना बनता था। तो आज जो है वो भी एक यूज़ था। फिर हमने क्रॉप रेजिड्यूज का यूज़ कुकिंग में ख़त्म करके या ना करके हमने बाहर से एलपीजी मंगानी शुरू कर दी। फिर वो क्रॉप रेजिड्यू जो है वो एलपीजी का रिप्लेसमेंट नहीं बन सके और क्रॉप खेत में जलने लगी। अब आने वाले टाइम में
इस क्रॉप रेजिड्यू की जो वैल्यू है वो मेन प्रोडक्ट से भी ज़्यादा होने वाली है। यानी कि अगर आप धान की खेती कर रहे हैं तो धान की का जो चावल की वैल्यू है उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू उसके रेजिड्यू की होगी आने वाले दिनों में। उसके ऊपर हम लोग पिछले 5 सालों से बहुत एक्सटेंसिवली काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जो मेरी जो पर्सनल वेल्थ है वो ऑलमोस्ट सारी मैंने दाव पे लगा दी है कि भाई या तो ये काम कर दूंगा और नहीं तो फिर जैसे साइकिल से शुरुआत करी थी फिर साइकिल पे आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस काम को करना जरूरी है। और ये काम जो है हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि बायोमास गैसिफिकेशन, गैस टू एथेनॉल एंड एथेनॉल टू एविएशन टर्बाइन फ्यूल। जी। तो इस रूट में या बायोमास टू गैस एंड गैस टू एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और एविएशन टर्बाइन फ्यूल ही क्या, हर किस्म के ऑर्गेनिक केमिकल्स इस रास्ते पे बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। इनिशियली जो है शुगर इंडस्ट्री में बायोमास से पावर बनती थी, वो आज भी सबको पता है कि बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन है, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। लॉन्गर टर्म सॉल्यूशन वही है कि हम हर गांव के बीच में 50 गांवों के बीच में एक बायोमास से फ्यूल बना का या केमिकल बनाने का प्लांट लगाएं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस खेत में पहुंचाएं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को खेत से दूर ले जाना बड़ा खतरनाक है। तो न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग हो और जो कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है जो कि क्रॉप रेजिड्यूज में है और इंक्लूडिंग एनिमल वेस्ट में है, गोबर है और गार्बेज है, ये सारे चीज़ों का जो कार्बन को रिकवर करें, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करें और फार्म की में खर्चे कम करें और इनकम अपने आप ही डबल ट्रिपल हो जाएगी। अगर फार्मिंग में इनकम डबल होने का जो जरिया मेरी तरफ से है वो ये है कि हम क्रॉप रेजिड्यू की वैल्यू मेन क्रॉप के बराबर पहुंचाएं। जी सर, ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੇਸਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਨਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਟੈप्स ਤੁਸੀਂ देखते हो? देखिए शुगर केन में शुगर के ऊपर ही शुगर फैक्ट्री चल रही है जी। तो शुगर तो गन्ने का 1/3 हिस्सा है, 2/3 हिस्सा तो शुगर नहीं है जी। उससे कोई वैल्यू नहीं क्रिएट हो रही है। अब एक और जो प्रॉब्लम है कि शुगर फैक्ट्री साल में 120 दिन चलती है जी। तो 240 दिन बंद पड़ी रहती है। तो कोई चीज लॉकडाउन में है 2/3 टाइम जी। और जो क्रॉप जो क्रॉप पैदा कर रहा है उसको उसके 1/3 चीज की वैल्यू मिल रही है, 2/3 की मिल नहीं रही। तो आप ये समझ लो कि शुगर इंडस्ट्री आज जो उसका पोटेंशियल है उसका 10% यूज कर रही है जी। 90% उसका पोटेंशियल यूज नहीं कर रही, ना प्लांट मशीनरी का यूज कर रही है, ना लोगों का कर रही है, ना जो रॉ मटेरियल है उसका कर रही है जी। लेकिन क्योंकि ये अकेली इंडस्ट्री है जिसको कि सरकार कंट्रोल करती है और जो इतने बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं वो अगर कंफर्टेबल हैं तभी वो इस इंडस्ट्री में हैं। तो ये जो काम हमने तो अपने ग्राउंड लेवल पे कर लिया है, लेकिन जैसे होता है ना कि इट इज इंडस्ट्री, उनको कंफर्ट जोन में बैठे हैं। एक टैक्सी स्टैंड में मैं जाके बोलूं कि भाई ओला या उबर बहुत अच्छी चीज है तो टैक्सी वाले कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे जी। तो जो शुगर इंडस्ट्री है वो अपने रिलैक्स जोन में है, वो उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या गलत हो रहा है। ड्राइवर भी बैठे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, कस्टमर भी बैठे हैं, किसान भी बैठे हैं, मगर है तो इम्पोर्टेंट। तो वी हैव टू एक्चुअली टोटली ट्रांसफॉर्म दिस शुगर केन वैल्यू चेन फ्रॉम करंट स्टेटस, इट नीड्स टोटल रिवैम्पिंग। तो हम ये देखेंगे कि इस इंडस्ट्री से 10 टाइम्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट को भी जितना आज इसका टर्नओवर है उतना तो टैक्स कलेक्शन हो सकता है, मगर यह है कि इसको सोच को बदलना पड़ेगा, जिससे कि किसान जो कि आज डिसअपॉइंटेड है गन्ने के कम भाव से, कंज्यूमर डिसअपॉइंटेड है कि चीनी बहुत महंगी है, फ्यूल जो खरीदने वाले हम हैं हम भी डिसअपॉइंटेड है कि हम बहुत वैल्यू का बायोफ्यूल खरीद रहे हैं। बाहर से पेट्रोलियम सस्ता था, हम एथेनॉल ले रहे हैं, लेकिन एथेनॉल सस्ती नहीं है, एथेनॉल काफ़ी महंगी है बाहर के फ्यूल के मुकाबले। तो हमें एक्चुअली में ग्लोबली ऑयल कॉम्पिटिटिव फ्यूल बनाना है, शुगर इंडस्ट्री से ग्लोबली कॉम्पिटिटिव चीपेस्ट शुगर बनानी है, फिर भी प्रॉफिटेबल रहना है, फिर भी फ्लरिशिंग रहना है, बिना सब्सिडी के, बिना ग्रांट के।
ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਸਟ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੇਸਟ ਵੈਲਥ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਚ ਹੈ ਇਹ ਵਰਡ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ है कि प्रैक्टिकली ये सच्ची मुच्ची संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। जैसे कि आप ये सोचो कि आज हम पोटैश खेती में यूज़ करते हैं, पोटैश जा कहाँ रहा है? इंपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर पोटैश कहाँ जा रहा है? फॉस्फोरस इंपोर्ट करते हैं, फॉस्फोरस जा कहाँ रहा है? फॉस्फोरस जा रहा है पॉल्यूशन में। हर शहर से गंदा पानी जिसमें पोटैश भी है, जिसमें फॉस्फोरस भी है, वो हम नदी में उड़ेल देते हैं, नदी ले आके समुद्र में फेंक देती है। नदियाँ बनी किस लिए हैं? डिस्टिल वाटर के लिए। मगर डिस्टिल वाटर यानी बारिश का पानी वो हम डाल नहीं रहे हैं, हम उसमें मिनरल्स डाल रहे हैं। अब यही चीज़ अगर मिनरल्स हमारे खेत में पहुंच जाए तो हमें उतना पोटैश या उतना फास्फोरस बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। जी। तो हमको जो है रिसाइकलिंग मोड में जाना पड़ेगा। जैसे ही हम रिसाइकलिंग मोड में जाएंगे तो हम कहते हैं ना कि हम धरती से ही बने थे और धरती में ही मिल जाएंगे। जी। धरती में मिल जाएंगे, लेकिन हमारे मिनरल्स पौधों में जाने चाहिए, ना कि किसी नदी में, क्योंकि नदी में चले गए तो बह गए। तो हमको नदी में सिर्फ डिस्टिल वाटर डालना है जिससे नदियाँ पवित्र हो जाएं, और अपना जो हमारे जो मिनरल्स है वो वापस पेड़ में जाने चाहिए, ताकि वो उससे फिर से जीवन उनसे आगे बढ़े। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਲਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ? देखिए, रिकॉग्निशन ऑलमोस्ट एवरी डे हो रहा है, जी। हर लेवल पे हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जितना मैंने काम किया उससे ज़्यादा मुझे रिकॉग्निशन दे दी गई है। जी। तो मुझे ज़्यादा, मेरे लिए जो बड़ा मोटिवेशन है कि जो शुरुआत से ही मेरे अंदर था और हर एक इंसान के अंदर होता है कि हम इस दुनिया में आए हैं, हमने दुनिया के लिए क्या किया, हमें कुछ रिस्पेक्ट मिलेगा, या हमने लोगों के लिए जो है ना, लोगों की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी, कुछ क्रिएट किया जिसके लिए हमें कोई ताली बजी, तो हमें जो है जो तालियां बजती हैं तो उससे बहुत खुशी मिलती है जी। और मोटिवेशन मिलता है। ख़ास तौर पे अगर आप किसी की दुख और दर्द और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, तो मैं तो हमेशा से यही सोचता हूँ कि सबसे बड़ा मोटिवेशन वो प्रोडक्ट का क्रिएशन है जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ਸਰ, ਯੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ, ਔਰ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ, और ये ਜਿਹੜਾ वेस्ट मैनेजमेंट है प्रॉपर तरीके ना हो सके? देखिए, पहली बात तो ये है कि इंटरप्रेनर वो नहीं है जो कि एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और जिसका 100% वो ओनर है। इंटरप्रेनर हर वो इंसान है जो कि ये कहे कि ये मेरी जॉब है और मैं कुछ करने के लिए आया हूँ, भले ही वो किसी कंपनी में काम कर रहा हो या गवर्नमेंट में काम कर रहा हो या वो जो है अकेला ही हो। जब वो कुछ अपने लिए टास्क रख ले और उसके लिए जी जान से उस पे जुट जाए जी। और वो टास्क कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। दुनिया में हजारों प्रॉब्लम्स हैं, आपने देखना है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको कि आप सॉल्व कर सकते हो, या आज नहीं तो कल सॉल्व कर सकते हो, और आप फिर उसके ऊपर अपनी जान की बाजी लगा के जुट जाओ कि भाई ये काम मेरे को करना है। फिर वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हो, आप इंटरप्रेनर ही हो, और प्रॉब्लम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसका सॉल्यूशन ढूंढना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पैसा फिर आपको फॉलो करता है, फिर पैसा आपके पीछे पड़ता है। अगर आप पैसे के पीछे पड़ोगे तो फिर आप इंटरप्रेनर नहीं हो, तो फिर आप कभी भी कमा नहीं सकते पैसे जी। और अगर आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जो कि दुनिया की छोटी या बड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर आप इंटरप्रेनर। ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू सर, थैंक यू।